हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपनी ऑनलाइन क्लासेज संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ाऊ की ऑनलाइन क्लासेज में। और मैं गुरु राकेश पेश हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। विद्यार्थियों, हम कुछ डिजीज की बात कर रहे थे जो कि सेक्स क्रोमोसोम है, उनके ऊपर कैरियर के रूप में, रोग वाहक के रूप में अगर क्रोमोसोम्स एक्स एंड वाई के ऊपर किसी न किसी डिफेक्ट के कारण अगर कोई डिजीज क्रिएट होती है तो उन डिजीज की हम यहाँ डिस्कशन कर रहे थे। सबसे फर्स्ट हमने कलर ब्लाइंडनेस की चर्चा की कि कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है, और उसमें हमने देखा कि ये एक जो सेक्स क्रोमोसोम है और सेक्स क्रोमोसोम में एक्स जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर होने वाली एक डिजीज है, उसके द्वारा होने वाली एक डिजीज है। उसी तरीके से आज का जो अपना टॉपिक है वो है हीमोफीलिया डिजीज, या हम इसको ब्लीडर्स डिजीज के नाम से भी जान सकते हैं। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने जो कलर ब्लाइंडनेस की चर्चा की, उस कलर ब्लाइंडनेस के तौर पर ही यहाँ हम जो हीमोफीलिया रोग है उसके बारे में जानेंगे। सबसे फर्स्ट तो आपको ये थोड़ा सा माइंड में सेटअप होना चाहिए कि हम लिंग सहलग्न वंशागति की बात कर रहे हैं, यानी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की हम चर्चा कर रहे हैं। डिस्कस हमारा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के ऊपर चल रहा है। तो हमने पहले कलर ब्लाइंडनेस में देखा कि किस तरीके से जो सेक्स क्रोमोसोम है वो लिंक्ड इनहेरिटेंस यानी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस किस तरीके से दर्शाते हैं, किस तरीके से वो जो सेक्स क्रोमोसोम है उसका एक्स जीन किस तरीके से इनहेरिट होता है, नेक्स्ट जनरेशन में वो किस तरीके से डिजीज क्रिएट करता है, वो चीज हमने देखी। आज भी हम इसी तरीके की एक चर्चा करेंगे हीमोफीलिया डिजीज के ऊपर। तो सबसे फर्स्ट बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हीमोफीलिया जो डिजीज है, ये डिजीज सेक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन के कारण कैज होती है, या मैं सीधा सा यहां कह सकता हूं इट्स कैज बाय सेक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन। मोस्टली हमें ये जानना पहले जरूरी है कि सेक्स में लिंक्ड जो रेसेसिव जीन है, वो रेसेसिव जीन इस हीमोफीलिया डिजीज को क्या करता है, क्रिएट करता है। रेसेसिव जीन, वो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन जो है वो हीमोफीलिया जो डिजीज है उसके लिए हम मोस्टली उसको रीजन मान सकते हैं कि हीमोफीलिया डिजीज किसके कारण क्रिएट होती है, किसके कारण कॉज होती है। तो ये रेसेसिव जीन जो कि सेक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन है उसके कारण यहाँ पर उत्पन्न होगी। सबसे फर्स्ट तो हमें ये देखना है। नेक्स्ट इसकी जो मोस्ट थिंग है वो मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ मेल जो कैंडिडेट होंगे, मेल ऑलवेज पेशेंट होंगे, यानी रोगी होंगे, डिजीज एंड फीमेल की अगर मैं बात करूं वो ऑलवेज कैरियर होंगे। ये आपको थोड़ा सा बेसिकली ध्यान रखना है कि हीमोफीलिया रोग के अंदर क्या होता है। हीमोफीलिया रोग सबसे फर्स्ट तो हमें ये पता है कि ये लिंग सहलग्न वंशागति यानी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की डिजीज जो है वो हम पढ़ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ मेल और फीमेल की बात करते हैं तो मेल के अंदर XY और फीमेल के अंदर XX होता है। तो हम सिर्फ यहाँ X क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। इस X क्रोमोसोम की सहलग्न वंशागति के द्वारा कौन कौन सी डिजीज होती है, उनमें हमारा एक डिजीज है हीमोफीलिया। यहाँ हम अगर बात करें कि अगर मेल की बात करें तो मेल के पास सिर्फ एक X क्रोमोसोम है, और ये X क्रोमोसोम जो है अगर ये भी हीमोफीलिया रोग का कारक हो, या मैं ये कहूं कि यहाँ ये जो मेल है वो इस रोग का वाहक हो, सॉरी रोगी, ये रोगी हो मेल, और सामान्य अगर स्त्री हो, तो उस कंडीशन के अंदर जो उत्पन्न होने वाली जो संतानें हैं
वो अलग अलग टाइप की हमारे पास प्राप्त होंगी। किस तरीके से प्राप्त होंगी वो हम डिस्कस करेंगे आगे। यहाँ मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। मेल ऑलवेज पेशेंट, मेल हमेशा पेशेंट होता है। पेशेंट क्यों है? क्योंकि एक्स लिंग संलग्न वंशागति है, एक्स गुणसूत्र के वंशागति के कारण होने वाली डिजीज है। तो यहाँ मेल के पास तो सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है। अगर ये उस रोग का कारण इस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर आता है तो ये तो मेल तो पूरा का पूरा क्या हो गया? रोगी हो गया। लेकिन यहाँ फीमेल की अगर बात की जाए तो फीमेल के अगर एक एक्स के ऊपर रोग कारक आ जाता है, यानी हीमोफीलिया का रोग कारक जो है वो अगर फीमेल के एक एक्स के ऊपर आता है तो एक एक्स उसका नॉर्मल बचता है। तो उस एक एक्स के कारण वो जो फीमेल है वो पेशेंट नहीं होगी, वो नॉर्मल भी नहीं होगी, क्योंकि एक एक्स के ऊपर उसके ऊपर जो कैरियर है, जो रोग का वाहक है वो आ चुका है। तो इसके कारण ये जो फीमेल है ये तो रहेगी हमेशा कैरियर यानी ये वाहक की तरह कार्य करेगी, और जो अपना मेल है वो हमेशा रोगी की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है। यहाँ दूसरी एक और चीज कॉमन सी है कि अगर हम हीमोफीलिया डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं तो ब्लड क्लोटिंग नॉट पॉसिबल, ब्लड क्लोटिंग नॉट पॉसिबल। यानी नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि अगर शरीर के ऊपर कहीं भी कोई स्क्रैच होता है, कहीं भी कट लगता है और जब ब्लड फ्लो होता है तो उस ब्लड फ्लो को रुकने के अंदर हमें लगभग 5 से 7 मिनट का टाइम जो है वो लगता है। ब्लड की क्लोटिंग वहां हो जाती है और क्लोटिंग होने के कारण जो ब्लड का फ्लो हो रहा था वो स्टॉप हो जाता है। यहां अगर मैं बात करूं कि ब्लड क्लोटिंग, एक बात तो ये कि ब्लड क्लोटिंग नॉट पॉसिबल, यानी कि ब्लड क्लोटिंग संभव नहीं है कि हो पाएगी। दूसरी अगर मैं यहां ये बात करूं कि इफ अगर कोई कट लग जाता है तो वहां पर ब्लड फ्लो हम रोक नहीं पाएंगे, यानी इस ब्लड फ्लो को हम ये सीधी सी अगर साइंटिफिक भाषा में कहूं कि जहां से ब्लड फ्लो हो रहा था वहां पर क्लोट का बनना, स्कंदन होना, वो क्लोटिंग की जो प्रोसेस है वो वहां नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि उस ब्लड फ्लो के दौरान अगर हम देखें तो वहां ब्लड क्लोटिंग जो फैक्टर होते हैं वो क्लोटिंग फैक्टर नहीं होते, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर अपसेट होता है। यहां अगर मैं इस चीज को दर्शाऊं आपके साथ, हीमोफीलिया रोग से जो पेशेंट है, इन पेशेंट ब्लड क्लोटिंग फैक्टर अपसेट। ब्लड क्लोटिंग जो फैक्टर है वो क्या होंगे? अपसेट होंगे। और ब्लड क्लोटिंग फैक्टर यानी रक्त स्पंदक जो कारक होते हैं अगर वो अपसेंट है तो ब्लड की क्लोटिंग कौन करवाएगा? ब्लड की क्लोटिंग होना पॉसिबल ही नहीं। तो यहाँ सीधा सा अब मैं अगर नॉर्मली आपको इन सब चीजों को एक साथ जोड़ के बताना चाहूं तो हीमोफीलिया डिजीज सबसे पहली चीज तो ये कि ये एक लिंग संलग्न यानी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के एग्जांपल के साथ साथ इसके अंदर जो हम मेल और फीमेल लेते हैं उनमें से मेल ऑलवेज क्या होता है? पेशेंट होता है, डिजीज से ग्रसित होता है हमेशा, क्योंकि मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। सेकंड थिंग, फीमेल हमेशा कैरियर होती है, उसका रीजन है हमारे पास क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। थर्ड, अगर हम बात करें कि इस डिजीज से पीड़ित अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन अगर इस डिजीज से पीड़ित है, उस पर्सन की बॉडी के ऊपर कभी भी अगर कोई कट लगता है और ब्लड का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है तो उस ब्लड फ्लो को स्टॉप करना लगभग मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? इसका रीजन हम ये मान सकते हैं कि उस पेशेंट के बॉडी के अंदर या उस पेशेंट का जो ब्लड है उसके अंदर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर अपसेंट होते हैं, ब्लड क्लोट करने वाले जो फैक्टर है वो नहीं पाए जाते, और उन फैक्टर्स की अनुपस्थिति के कारण ही वो जो व्यक्ति है वो इस हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हो जाता है।
और अगर कंटिन्यूअसली, अगर यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि ब्लड क्लोटिंग जो फैक्टर है वो एब्सेंट है, और ब्लड क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट है तो ब्लड फ्लो नहीं रोक पाएंगे हम। अगर ब्लड फ्लो नहीं रुका तो यहां एक कंडीशन होती है, इफ कंटिन्यूअसली blood flow, then after some time is dead। अगर ब्लड क्लोटिंग नहीं रोकी गई तो ब्लड क्लोटिंग ना रुकने के कारण, या ब्लड का जो फ्लो है उसको अगर ना रोका गया, क्लोटिंग अगर नहीं हुई, तो ब्लड क्लोटिंग ना होने के कारण ब्लड कंटिन्यूअसली बहता रहेगा और बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा ब्लड क्या आ जाएगा, बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा। अगर बॉडी से बाहर ब्लड आ गया तो आपको पता है कि ब्लड बहुत सी क्रियाएं जो है अपनी बॉडी के अंदर, जो बहुत सा मेटाबॉलिक रिएक्शंस अगर हम मान लें, या फिर गैसों के एक्सचेंज की हम बात कर लें, या फिर सेल्स के लिए जो न्यूट्रिशंस है, वो सारी की सारी चीजें मिल कहां से रही है, या रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो सारी की सारी कैपेसिटी ब्लड से हमें थोड़ी सी मिल रही है। तो ब्लड से हमें अगर वो कैपेसिटीज मिल रही है और ब्लड का फ्लो ही बाहर हो रहा है, तो कंटिन्यूअसली अगर ब्लड बाहर निकलेगा तो एक तो रक्त की कमी होगी, रक्ताल्पता या एनीमिया जिसको कहेंगे, तो वो डिजीज क्रिएट हो जाएगी। और ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो करने के कारण से व्यक्ति की क्या हो सकती है, वहां मृत्यु हो सकती है, वो व्यक्ति डेड हो सकता है। तो ब्लड क्लोटिंग जो फैक्टर है वो ब्लड के अंदर नहीं होते, जिसके कारण ब्लड का क्लोट नहीं होता। क्वेश्चन यहां से बनता है, ब्लड क्लोटिंग क्यों नहीं होती हीमोफीलिया डिजीज के पेशेंट के अंदर, या हीमोफीलिया डिजीज से ग्रसित व्यक्ति में ब्लड क्लोटिंग क्यों नहीं हो रही? क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं है। क्लोटिंग फैक्टर्स क्या है? एब्सेंट है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर ये जो डिजीज है ये मेल के अंदर किस तरीके से सर्वाइव करती है आगे, तो दिस डिजीज वाज कैरिड ओवर इन हर प्रोजेनी फॉर जनरेशन ऑफ मेल। यानी मेल की अगर मैं बात करूं तो अभी हम आरेख विधि से इस चीज को समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। यहां मैं कंडीशन ले, इफ एक्स वाई एंड एक्स एक्स, यहां अगर मैं बात करूं कि ये जो मेल है, ये मेल क्या है? डिजीज से ग्रसित है, यानी ये पेशेंट है हीमोफीलिया का। एक्स के ऊपर मैंने एक्स लगा दिया और एक्स वाई मेल का होता है, एक्स के ऊपर मैंने एक्स लगाई, तो मींस ये हुआ कि हीमोफीलिया का जो रोग कारक है वो मेल के एक्स के ऊपर आ चुका है। यहां ये फीमेल कैसी है? नॉर्मल। तो यहां हम एक क्रॉस करवा के देखेंगे कि अगर हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति का, यानी रोगी पुरुष का सामान्य स्त्री के साथ, नॉर्मल फीमेल के साथ अगर हम क्रॉस करवाएं, तो जो प्रोजेनी है वो क्या आनी है, जो आपके पास संतति आनी है वो क्या आएगी? तो हम यहाँ देख सकते हैं गैमेट्स हम इसका सबसे फर्स्टली बनाएंगे। तो जब आप गैमेट्स बनाएंगे तो गैमेट्स आपके पास बनेंगे ये। यहां जब इन गैमेट्स का क्रॉस हम एक दूसरे के साथ करवाते हैं तो सबसे फर्स्ट हम इसका क्रॉस करवाते हैं इसके साथ। तो यहां आप देख सकते हैं एक्स एच एंड एक्स। यहां दोबारा आप ध्यान दें, एच का मतलब हीमोफीलिया का रोग कारक है। सेकेंड जब इसका क्रॉस हम इसके साथ करवाएं तो यहां हमारे पास आता है एक्स एच एंड एक्स, यानी फर्स्ट गैमेट का क्रॉस हमने फीमेल वाले दोनों गैमेट्स के साथ करवा दिया। नेक्स्ट इसका क्रॉस हम इसके साथ करवाएं तो हमारे पास एक्स एंड वाई, और इसका क्रॉस हम इसके साथ करवाएं तो एक्स एंड वाई। ये हमारे पास जो जनरेशन है उस जनरेशन के अंदर प्राप्त होने वाली जो संतति है, यानी नेक्स्ट जनरेशन आपके पास किस तरीके की होगी। कंडीशन फर्स्ट हमने क्या ली है? कंडीशन फर्स्ट हमने ये ली है कि अगर एक हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति का विवाह सामान्य स्त्री के साथ करवा दिया जाए तो उनसे उत्पन्न संतान में रेशियो क्या होगा?
तो यहां आप देख सकते हैं ये क्या है, XX, इट मींस ये क्या है, फीमेल, ये क्या है फीमेल, ये भी क्या है फीमेल है, और ये क्या है दोनों, ये मेल, XY मेल एंड XX फीमेल। लेकिन अब आपको ये देखना है, आपने कंडीशन के अकॉर्डिंग जो मेल था उसको आपने हीमोफीलिया से ग्रसित लिया था। हीमोफीलिया से ग्रसित जो मेल है उस मेल का X क्रोमोसोम जिस भी संतति के अंदर जाएगा वो संतति क्या होनी है, हीमोफीलिया से ग्रसित होनी है। अब आप देख सकते हैं इस XX का गैमेट था अपने पास ये, और इस XX का गैमेट गया इन फीमेल्स के पास, मेल्स के पास वो गैमेट नहीं गया, इसलिए ये मेल्स तो क्या है नॉर्मल, मेल्स तो क्या हो गए नॉर्मल हो गए, क्योंकि पिता से आने वाला यानी फादर से आने वाला जो X क्रोमोसोम था वो इनके अंदर नहीं आया, क्योंकि अगर फादर से आने वाला X क्रोमोसोम आता तो वो X क्रोमोसोम ये वाला होता, और इसके कारण ये मेल क्या हो जाते, डिजीज से ग्रसित हो जाते। यहाँ वो जो X क्रोमोसोम था वो इन फीमेल्स के अंदर गया, इट मींस ये फीमेल क्या है, कैरियर। क्यों है कैरियर, मैंने इनको इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ एक X क्रोमोसोम तो रोग से ग्रसित है, लेकिन दूसरा X क्रोमोसोम आप देख सकते हैं फ्री। जब तक इस फीमेल के अंदर दोनों X क्रोमोसोम के ऊपर रोग कारक नहीं आते तब तक ये महिला रोग से ग्रसित नहीं होगी, और ऐसी कंडीशन बहुत ही एक्सेप्शनल है कि वो कंडीशन क्रिएट हो। ऐसी कंडीशन कभी आ ही नहीं सकती, अगर आती है तो वो फीमेल लिविंग नहीं रह पाती, वो डेड हो जाती है। तो यहां आप ये चीज तो समझ गए होंगे। अगर कंडीशन मैं लूं दूसरी, सेकंड कंडीशन में मैं क्या करता हूं कि अगर एक रोगी पुरुष है या मेल जो है वो रोगी है, डिजीज से ग्रसित है, और एक कैरियर फीमेल के साथ यानी हीमोफिलिक अगर मेल की बात करें, हीमोफिलिक मेल का क्रॉस हम करवा दें कैरियर फीमेल के साथ, तो हमारे पास किस तरीके की कंडीशंस आएंगी। तो यहां आप देख सकते हैं XH और ये Y गैमेट्स बनाएंगे सबसे फर्स्ट, XH और ये X, ये गैमेट्स बनते हैं। अब इनका जब हम क्रॉस करवाते हैं तो आप देख सकते हैं ये कंडीशन XH XH, यहां ये कंडीशन XH एंड X, यहां ये कंडीशन XH एंड Y, और यहां ये X एंड Y। यहां ये कंडीशन आ गई तो ये तो हो ही नहीं सकता, कभी पॉसिबल ही नहीं, नॉट पॉसिबल। इफ पॉसिबल होता है रेयर केस में तो नॉट लिविंग होगा। यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैरियर हो गई, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हीमोफिलिक हो गया, और अगर इसकी बात करूं तो ये क्या हो गया नॉर्मल हो गया। यहां आप आसानी से समझ सकते हैं इसको कि अगर मेल के X क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफीलिया का रोग कारक अगर आ जाता है तो वो मेल हमेशा उसे डिजीज से क्या होगा ग्रसित होगा। यहाँ इस रेशियो के द्वारा हम देख सकते हैं, एक रेशियो हम और लेते हैं जिसमें हम सामान्य पुरुष लेते हैं। यहाँ थर्ड कंडीशन में अगर अप्लाई करके देखूं तो X एंड Y यानी ये तो नॉर्मल जो मेल है इसका क्रॉस हमने करवाया कैरियर जो फीमेल है उसके साथ, तो गैमेट बनाए, इसके गैमेट बनाए, फिर क्रॉस जब हमने करवाया तो हमने रेशियो क्या पाया, देखो XH, फिर इसका क्रॉस इसके साथ तो X एंड X, इसका क्रॉस इसके साथ तो XH एंड Y, और इसका क्रॉस इसके साथ तो X एंड Y। यहां आप देख सकते हैं ये क्या है फीमेल,
ये भी क्या है, फीमेल। ये क्या है, हीमोफिलिक, हीमोफिलिक मेल। और ये क्या है, नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल। यहां आप आसानी से देख सकते हैं, ये जो मेल है इसके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, हीमोफीलिया का रोग कारक है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, हीमोफिलिक मेल कह दिया। यहाँ इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये क्या है, नॉर्मल मेल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फीमेल है ये फीमेल नॉर्मल है, क्योंकि किसी भी एक्स कारक के ऊपर या एक्स जीन के ऊपर क्या नहीं है, हीमोफीलिया का कारक नहीं है। और यहाँ पर ये क्या है, कैरियर फीमेल है। ये तो क्या हो गई, कैरियर हो गई, और ये क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। तो अगर आपके सामने कंडीशंस रख दी जाए तो उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम ये चीज आसानी से समझ सकते हैं। आपके सामने ये चीज है कि अगर आप हीमोफिलिक मेल का क्रॉस किसके साथ करवाए, नॉर्मल फीमेल के साथ अगर हम करवाते हैं तो हमारे पास ये रेशियो प्राप्त होता है। और इस रेशियो के अंदर हम देख सकते हैं कैरियर क्या आई है, हमारे पास फीमेल आई। और अगर हम इस तरीके की कंडीशन अप्लाई करते हैं तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं सामान्य नॉर्मल आपने क्या लिया, मेल, और कैरियर क्या लिया आपने, फीमेल। तो कंडीशन आपको दो याद रखनी है मोस्टली। अगर हम सामान्य तो क्या लें, मेल यानी नॉर्मल मेल और नॉर्मल मेल और कैरियर फीमेल का अगर हम मैरिज करवा दें, और मैरिज करवाने के बाद उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतति है वो संतति किस तरीके की होगी, तो वो होगी आपकी इस तरीके की। और अगर आप एक हीमोफिलिक मेल की मैरिज आप किससे करवाते हो, नॉर्मल फीमेल के साथ करवाते हो, तो उसका आपका रेशियो जो है वो इस तरीके से प्राप्त होना है, यानी जो संतति है वो आपके पास इस तरीके से प्राप्त होगी। अब यहाँ इस रेशियो के पीछे एक नॉर्मली थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी भी है। एक इंग्लैंड की महारानी थी, महारानी विक्टोरिया। उस विक्टोरिया महारानी की जितनी भी संततियां थी, यानी मैं ये कह सकता हूं कि उस महारानी विक्टोरिया की कई पीढ़ियों तक यानी कई जनरेशन तक वो जो डिजीज है वो चलती आ रही थी। और वो डिजीज कई पीढ़ियों तक चल रही थी। अगर उस डिजीज से हमें बचना है, यानी ये जो हीमोफीलिया जो डिजीज है, अगर इससे हमें बचना है तो हमें ब्लड क्लोटिंग फैक्टर बाहर से इंजेक्ट कराने पड़ेंगे बॉडी के अंदर। क्योंकि मोस्टली रीजन ही क्या है कि हीमोफीलिया से ग्रसित कोई भी पेशेंट है, उस पेशेंट के अंदर ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो रही। अगर नॉर्मली चोट भी लग जाती है तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो यहां नॉर्मली जो क्लोटिंग है, नॉर्मली क्लोटिंग 5 to 7 मिनट। नॉर्मली क्लोटिंग होने के अंदर अगर मैं समय की बात करूं तो लगभग 5 से 7 मिनट का समय लगता है। आपकी बॉडी में कहीं भी अगर कट लग गया या कहीं भी कोई चोट आ गई, उस चोट के दौरान अगर बॉडी से ब्लड बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, बाहर निकल रहा हो, तो उस ब्लड की क्लोटिंग होने में 5 से 7 ही मिनट का समय लगता है। वो 5 से 7 मिनट का समय इसलिए लग रहा है क्योंकि उस ब्लड के अंदर क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट है। यहां 5 से 7 मिनट के अंदर अगर क्लोटिंग हो रही है, इट मींस क्लोटिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट। क्लोटिंग फैक्टर अगर उपस्थित है तो आपकी जो ब्लड क्लोटिंग है वो 5 से 7 मिनट के अंदर हो जाएगी। और अगर ये क्लोटिंग फैक्टर आपकी बॉडी में नहीं है तो उस ब्लड को रोकने का चांस जो है वो बहुत कम हो जाता है, यानी ब्लड फ्लो को हम नॉर्मली नहीं रोक सकते। रोकने के लिए हमें बॉडी के अंदर क्या डालने पड़ेंगे, हमें उस ब्लड को फ्लो होने से रोकने के लिए क्लोटिंग फैक्टर बॉडी के अंदर बाहर से इंजेक्ट करवाने पड़ेंगे। दूसरी एक चीज, यहां अगर हम बात करें कि महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं में अगर ऐसा होता है, अगर वो डिजीज से ग्रसित होती है, तो
तो कई बार महिलाओं का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग के दौरान मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान होने वाली ब्लीडिंग को रोक पाना कई बार क्या होता है, असंभव हो जाता है, यानी उस ब्लीडिंग को रोका नहीं जा सकता। तो उस क्रिया के दौरान उस फीमेल की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो ये भी एक इस डिजीज का हम रीजन मान लें या फिर कोई एक कारण भी हम इसको मान सकते हैं कि फीमेल के अंदर जो है वो मासिक धर्म के दौरान अगर उस फीमेल के दोनों जो एक्स क्रोमोसोम है, वो एक्स क्रोमोसोम अगर रोग कारक से ग्रसित है, तो हम कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान या मासिक धर्म के समय उस फीमेल के अंदर जो रक्तस्राव है वो रक्तस्राव नहीं रुकेगा और उस रक्तस्राव के ना रुकने के कारण उस फीमेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो विद्यार्थी ये एक नॉर्मली वे के अंदर सिंपली स्टेप के अंदर मैंने हीमोफीलिया डिजीज के बारे में आपको बताया। कुछ चीजें इसकी इंपॉर्टेंट जो थी वो मैंने आपको पॉइंटली डायरेक्ट बता दी कि ये है क्या, किसके कारण कैच होता है, इसका पेशेंट कौन होता है, कैरियर कौन होता है, किस रीजन से होता है, और इसके दो जो अपने पास से जो पॉइंट थे वो भी हमने देखे कि क्या होगा यदि हम हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति का विवाह एक सामान्य स्त्री से करवा दें, या दूसरी कंडीशन हमारे पास थी कि सामान्य स्त्री का विवाह हम सामान्य पुरुष का विवाह अगर हम वाहक स्त्री से करवा दें तो कंडीशन हमारे सामने क्या आएगी। उम्मीद करता हूं आपको ये जरूर समझ में आया होगा। हीमोफीलिया के ऊपर क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है, छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको एग्जाम्स के अंदर जरूर काम आएंगी, तो आप इनको फोकस रखें इन पॉइंटों के ऊपर। डायरेक्ट आपको एक पॉइंट याद रखने हैं कि किस तरीके से कौन सी क्रिया है। तो विद्यार्थी ये था आज का अपना वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें।